SBI से मेरे दोनों खातों से लगभग 1,88,000 रुपए निकाल लिए गए। हर रोज इन लड़कियों को जो है टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को ट्रैप करना है और उसके बाद उनका इतना बिल बैठाना है। लेकिन सर ये तो स्कैम ही है, पूरा ही स्कैम है, सिंडिकेट है। लूट की घंटी की आवाज अभी अभी आपने सुनी, ये किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जी हाँ, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हम उस फोन की घंटी की बात कर रहे हैं जो आपको हमको अपनों से जोड़ने का काम किया करती थी। अब वही फोन की घंटी हमको आपको लूटने का काम आजकल कर रही है। आज का हमारा ये शो लूट की घंटी आप सबके बहुत काम का है। इस शो को आज बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी मेहनत की कमाई के लाखों करोड़ों रुपए को साइबर क्राइम की लूट से बचाने की हमारी ये एक मुहिम है। दरअसल डिजिटल होती दुनिया ने हमारी जिंदगी को आजकल बहुत आसान बना दिया है। अब ना सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत होती है, ना ही बैंकों की लाइन में लगकर पैसे जमा कराने या पैसे निकालने की कोई ज़रूरत बची है। सारे ट्रांजैक्शंस आप अपने घर पर बैठकर कुछ मिनटों में ही कर लेते हैं। लेकिन आराम पसंद बनाती डिजिटल की ये दुनिया अब हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जो कि आपका सबसे भरोसेमंद साथी आज की तारीख में बन चुका है, वही मोबाइल फ़ोन आपकी तिजोरी खाली करने का सबसे नया हथियार बन चुका है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके फ़ोन की घंटी बजी और उसके कुछ ही मिनटों में हज़ारों लाखों रुपए आपके अकाउंट से गायब हो गए। ऑनलाइन शॉपिंग हो या बैंकिंग, कुरियर हो या फिर पार्सल सर्विस या फिर स्टॉक मार्केट, हर जगह साइबर ठगों की लूट की घंटी इन दिनों जमकर बज रही है। आज हम ऐसे ही हिंदुस्तान के ठगों से आपको सचेत करने जा रहे हैं। दो बड़ी खबरें, दोनों साइबर क्राइम से जुड़े बड़े अपराध, देश के दो बड़े शहर, एक भारत के पश्चिम में तो दूसरा भारत के पूर्व में। मुंबई की एक घटना तो दूसरी पटना की घटना। एक जगह ऐप के जरिए दोस्ती कराने के नाम पर युवाओं से ठगी तो दूसरी जगह पर छात्रों को ऊंची रैंक दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी। ये दोनों कहानी आज इस शो में आप देखने वाले हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को आज बहुत ध्यान से देखिएगा। कल इस लूट की घंटी के आप खुद भी शिकार हो सकते हैं। तो पहले बात आइए बिहार की कर लेते हैं, जहां की राजधानी पटना में एक बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया है। आपको कैसा लगे कि अगर आपने जी तोड़ मेहनत करके ईमानदारी से टीचर बनने की परीक्षा दी हो और नतीजों का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तभी आपके फोन की घंटी बजे और उस पर एक आवाज आए जो ये दावा करे कि अगर अच्छे नंबर चाहिए तो इतने पैसे दे दो। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRI का इम्तहान दे चुके छात्रों के साथ हुआ है। छात्रों का वक्त है, नीट का मामला चल रहा है, CUET का मामला चल रहा है, बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन बिहार में BPSC के जरिए जो TRE का एग्ज़ाम होता है, उसमें तो एक लेवल आगे हो चुका है धोखाधड़ी का मामला। क्या है पूरा माजरा, आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं और फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, EBC का इस बार जो कटअप है 60 पर है। अदर बैकवर्ड क्लास का जो इस बार कटअप हम लोग डाल रहे हैं, है ना? हाँ 60 का डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग का फाइनल कटअप अभी हम लोग को नहीं दिया गया है ना, लेकिन 60 पर जिनका है उनका हम लोग पैनल में नाम डाल रहे हैं। मेरा 54 मार्क्स आ रहा है, तो क्या करना होगा? डिपार्टमेंट से मैनेज करके हम आपका काम करेंगे और इस पे हम आपका 40,000 रुपया खर्च लेते हैं प्रिया जी। अभी आपको जो पेमेंट करना है कहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, हम अपना खुद का पर्सनल अकाउंट डिटेल दे देंगे, आप उसी पे पेमेंट कर लीजिएगा। काम करके यहाँ से रिजल्ट शीट आपको भेज देंगे। प्रिया अपनी परीक्षा दे चुकी हैं और उसके नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बीच इस फोन कॉल ने उसकी नींद उड़ा दी है। ये कॉलर 50,000 रुपए की मांग कर रहा है और बदले में दावा करता है कि उसकी परीक्षा के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। मेरे पास 2-3 दिन पहले कॉल आता है कि BPSC ऑफिस से बोल रहे हैं मंजीत कुमार, और वो मेरा नाम बोलते हैं और मेरे पिताजी का नाम और मेरी माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, जो कि सही रहता है। और बोलते हैं कि जो आप BPSC TRE का परीक्षा दी है,
टीजीटी में, तो आपका 54 मार्क्स बन रहा है। इसमें ईडीसी फीमेल का 7 कटअप जा रहा है। तो मैं बोली कि मेरा तो नंबर 60+ है, आप 54 कैसे बता रहे हैं? तो बोलते हैं कि प्रिया जी जो है आपका नंबर हम वही बता रहे हैं, से आप बोलिएगा तो आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और वो बोलते हैं कि इसके लिए आपको 40,000 रुपया पेमेंट करना होगा। तो अपना अकाउंट नंबर भी मेरे पास देते हैं, तो मैं उनका अकाउंट नंबर ले लेती हूँ। और ये सब जानकारी जो है जो छात्र नेता दिलीप सर हैं, जो छात्रों के हित में काम करते हैं, मैं इनको ये सारी जानकारी बताती हूँ और अपराधी की गैंग के पास जाते हैं। प्रिया अकेली नहीं जिसे ये साइबर अपराधी फांसने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में लाखों बच्चों ने शिक्षक भर्ती की टीआरई परीक्षा दी है और सभी इंतजार कर रहे हैं उसके परिणाम का। लेकिन इस दौरान हजारों की संख्या में इन छात्रों को साइबर अपराधियों के ऐसे कॉल आ रहे हैं और नंबर बढ़वाने के एवज में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों के पास डाटा कैसे आ रहा है? ये डाटा लीक कहाँ से हो रहा है? क्या बीपीएससी ऑफिस के अंदर से डाटा लीक हो रहा है, साइबर कैफे से हो रहा है, या कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, कहीं वो लोग भी तो डाटा लीक नहीं कर रहे हैं? तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाए और जो भी इसमें संलिप्त हो उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जब 15 मार्च को परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था। अभी नीट का भूचाल पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के टीआरई परीक्षा ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया, जहां एक और स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का। वहीं रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स को कॉल आ रहा है कि पैसे दीजिए और अपने मार्क्स बढ़वा लीजिए। और इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात है कि कॉलर्स के पास बच्चों की वो सारी जानकारी है जो केवल बीपीएससी के पास होनी चाहिए थी, जैसे कि उनका रोल नंबर, उनके माता पिता का डिटेल्स, उनके विषय और यहाँ तक कि उनके एडमिट कार्ड का नंबर। बीपीएससी के अधिकारी इसके लिए साइबर कैफे को दोषी मानते हैं, जहां से लगभग 70% बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं और वहां से उनके फॉर्म की सारी जानकारियां साइबर अपराधियों के हाथ लग जाती हैं। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी का ऑफिसर बोल रहा हूँ। ये सब भ्रम की स्थिति में बिल्कुल न पड़े। देखिए, बहुतायत लड़के, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने साइबर कैफ़े जो होता है देहातों में, वहाँ से फॉर्म भरा है। तो जब वहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा है तो सारा डिटेल्स रहता है वहाँ पर, कौन सा विषय भरे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, पता क्या है, कौन सा, सारा चीज़ है। यहाँ तक कि डाउनलोड भी करते हैं लोग साइबर सेल से जाकर एडमिट कार्ड, तो सारी चीज़ें बाहर में रहती है। बीपीएससी से कोई कंसर्न ही नहीं इनका। ये बिल्कुल गलत और फेक है, सिर्फ भ्रामक है और कुछ नहीं। बिहार सरकार ने अपनी आर्थिक अपराध शाखा को आगाह किया है ताकि वो इस पूरे मामले पर नजर रख सके। जांच हो, और हम लोगों ने तो ईओ को लिखा भी है, सेक्रेटरी साहब ने यहाँ से लिखा भी है कि इस तरह के जो मामले प्रतिवेदित होते हैं उनके गहराई में जाके जांच करके कार्रवाई किया जाए। आर्थिक अपराध शाखा अपनी कार्रवाई करती रहेगी, मामले की तह में जाएगी, लेकिन तब तक न जाने कितने बच्चे इन अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपने पैसे गंवा चुके होंगे। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो अगर आप बिहार में हैं, अगर आप छात्र हैं, अगर आपने टीईटी की एग्जाम दिया है, तो आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि फोन की घंटी पर आ रही आवाज के जरिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उल्टा उसकी कंप्लेंट करिएगा, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराइएगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, उनसे विस्तार से समझते हैं। खुद प्रिया कुमारी जो कि अभ्यर्थी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। जाने माने डीजीपी रह चुके एके जैन साहब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीपीएससी के सचिव गैसुद्दीन अंसारी साहब मेरे साथ स्क्रीन पर हैं। पवन दुग्गल साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ विजन क्लासेस के डायरेक्टर कन्हैया सिंह जुड़ रहे हैं और साथ में दिलीप हमारे साथ हैं जो एक छात्र नेता हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। तो मेरा पहला सवाल प्रिया आप ही से है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हुआ था और आपने क्या पैसे दे दिए? प्रिया जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो सवाल मेरा यही था कि आपके साथ क्या हुआ, क्या आपने पैसे दिए उस व्यक्ति को जिसका कॉल आया था? नमस्ते सर। जी सर, जो कॉल आया था हमने उसको पैसा नहीं दिया। उसके अगले दिन भी कॉल आया था, मतलब कि हम उसको रिसीव नहीं किए, पैसा मांगने के लिए ही आया था मेरे पास कॉल।
लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये फर्जी कॉल था या बीपीएससी आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हम अभ्यर्थी जो है कट ऑफ हाई चला जाता है और कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये वास्तव में ये धांधली हो रही है। कॉल जब आई आपके पास, दो सवाल, उसने अपना नाम बताया कि वो कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि क्या कहा उसने कॉल पर एग्जैक्टली, अगर आप रिपीट कर सकें। सर, जब उधर से कॉल आता है तो बताते हैं कि हम बीपीएससी ऑफिस से मंजीत कुमार बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि आप जो है आपका कटअप से जो है 54 बन रहा है और आपका कटअप जो है 60 पर जाएगा ईबीसी फीमेल का, और वो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और अपना अकाउंट नंबर भी हमको देते हैं और बोलते हैं कि आपको हम कटअप पार करवा देंगे, आपका रिजल्ट देंगे। आपने उससे पूछा कि उसके पास आपका नंबर, रोल नंबर कहां से आया? वो बोले कि मेरे पास ये सबका जो है बायोडाटा आया हुआ है, हम अंदर से ये सब अपना काम कर रहे हैं, जो भी काम करना रहता है सब कोई आदमी इसमें लगा हुआ है। जी, मेरे साथ दिलीप भी हैं। प्रिया जी, आपने अपनी बात बताई। दिलीप, क्या और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो प्रिया के साथ हुआ? क्या आपके साथ भी हुआ है, आपके साथियों के साथ भी हुआ है कि कॉल आ रही है, नंबर बढ़ाने के लिए, रैंक दिलाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं बिहार में? जी बिल्कुल, हजारों अभ्यर्थियों के पास ये कॉल आया है, सिर्फ एक प्रिया कुमारी के पास ही नहीं, बल्कि ऐसा कॉल अलग अलग नंबरों से हजारों अभ्यर्थियों के पास आया है। और दो तरह का गिरोह काम कर रहा है। एक गिरोह है जो फोन करके सारा डिटेल बता रहा है स्टूडेंट्स का सही और पैसे की मांग कर रहा है। 1 लाख मांग कर रहा है, किसी से 1.5 लाख, किसी से 50,000, किसी से 40,000, और लास्ट में 5,000 भी अगर स्टूडेंट देने के लिए तैयार होते तो 5,000 भी वो पैसा मंगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक दूसरा गिरोह है जो कॉल करके डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहा है, पैसे की मांग वो नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहा है कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स हमें पटना आकर दीजिए और जब रिजल्ट आपका हो जाएगा तब आपको 16 लाख रुपया देना है। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये जो ठग गिरोह है ये अपने पास रख लेंगे। अगर मेरिट से अपने से भी वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो जाएगा तो बाद में ये कहेगा कि हम ही ने आपका रिजल्ट करवाया, हमको आप 16 लाख रुपया दीजिए। या हो सकता है रिजल्ट नहीं हो जिस अभ्यर्थी का, उसको भी ये कहेगा कि अब पैसा दो 10 लाख 12 लाख तब तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। या हो सकता है कि ये लोग सही में काम करवा रहे हो, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ये वही बीपीएससी है जिसका पेपर लीक 15 मार्च को हुआ। ये वही बीपीएससी है जिसका 67वीं का पेपर लीक हुआ, जिसका क्वेश्चन मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को भेजा था एग्जाम से पहले। ये वही बीपीएससी है जहां डीएसपी तक बनते हैं बाहर, वो एमआरसीट रंगाकर मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर, और आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वही बीपीएससी है जहां के अधिकारी संलिप्त रहे हैं धांधली सेटिंग में, पेपर लीक में, लेकिन आज तक बीपीएससी के किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम तो सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि सारे मामलों की आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच। कि मामला ईओडब्ल्यू को तो दे ही दिया गया है, बाद ये डाटा लीक कैसे हो रहा है? दिलीप, मामला तो अब ईओडब्ल्यू के पास चला गया है। बीपीएससी के अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, गैसुद्दीन अंसारी साहब। आपने सीधा एलिगेशन जो मैं आपकी बातों से समझा वो आप बीपीएससी पर लगा रहे हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि ये साइबर क्राइम का मामला है, आप साइबर कैफे के जरिए क्राइम किया गया है या कोई फेक कॉल कर रहा है, जिस तरह के कॉल्स आजकल आ रहे हैं और आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। लेकिन बीपीएससी का वर्जन क्या है? गैसुद्दीन अंसारी साहब, क्या बीपीएससी के जरिए धांधली हो रही है? क्या ये गिरोह बीपीएससी के लोगों से मिला हुआ है जैसा कि शक है छात्र नेता को? हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छे से आ रही है जी। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ TRP3 परीक्षा की बात है, अभी 19 से 22 तक हम लोगों ने एग्जाम लिया और एग्जाम शांतिपूर्ण हुआ। अभी जो मैसेज आ रहे हैं कि कतिपय कुछ लोग बच्चों से फोन करके ये कह रहे हैं कि हम आपका मार्क्स बढ़ा देंगे। मैं आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने अपना केवल स्कैन किया है। ऐसी स्थिति में कोई ये कहता है कि कट ऑफ इतना गया है, ये सरासर गलत है। हमको भी इस तरह के कोई मैसेज आए हैं जो मैंने आर्थिक अपराध इकाई के साथ शेयर किया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस पर कार्रवाई किया जाए।
आर्थिक अपराध इकाई भी जहां तक हमें जानकारी है SIT का गठन करके उस पर कार्रवाई कर रही है। पर अंसारी साहब, जो बात दिलीप कह रहे थे, बीपीएससी का दामन भी तो साफ नहीं है ना, पाक साफ। बीपीएससी के पर्चे लीक हुए, बीपीएससी पर सवाल खड़े हुए, बीपीएससी के लोग नहीं मिले हुए हैं। इसके लिए बीपीएससी क्या कोई जांच कर रही है इंटरनली? क्या आपने अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये अभ्यर्थियों के नंबर और फोन नंबर कैसे चले गए इन लोगों के पास? ये हम बताना चाहेंगे, जहां तक दिलीप कुमार के छात्र नेता की शिकायत और उनकी बात है, तो आप बेहतर जानते हैं कि 67वीं का जब क्वेश्चन लीक हुआ था तो उसके जांच में पाया गया, कहां से लीक हुआ था वो उनको जानकारी है। जहां तक TRE 3 की क्वेश्चन लीक होने की बात है, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई बात दायर कर अनुसंधान में लगा हुआ है और आप समाचार पत्रों के माध्यम से इसको अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक बच्चों के डिटेल्स किसी को मिलने की बात है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि PSC से इस तरह की कोई खबर नहीं लीक हो सकती है। साइबर कैफे से ये हो सकता है, क्योंकि बच्चे 99% साइबर कैफे से अपने आवेदन पत्र भरते हैं। इस बात की संभावना हो सकती है कि साइबर कैफे से लोगों ने उनका डाटा लिया हो। तो ऐसा सिस्टम क्यों बनाया बीपीएससी ने कि वो जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाए और कॉपी होके लीक हो जाए? ये सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में, जो कॉपी ना हो सके? ये तो बहुत साधारण सी चीज है आज की तारीख में। हमारे यहाँ से न तो कॉपी हो रही है और नहीं हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से इस तरह के कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा। ये आपके आश्वस्त करने से काम नहीं चलेगा, ये तो छात्रों को आश्वस्त करना होगा। मैं आश्वस्त होना नहीं चाहता हूं। जो लोग परेशान हैं, जिनके पास ठगी के लिए फोन आ रहे हैं, 2-2, 5-5 लाख रुपए मारने जा रहे हैं, उनको संतुष्ट होना होगा। एक मैं बाकी लोगों के पास जाऊँ, एक क्विक रिएक्शन प्रिया जी से लेता हूं। प्रिया जी, आप संतुष्ट हैं? मैं बताना चाहता हूं अंसारी साहब के आश्वासन से कि बीपीएससी में ऐसा नहीं हो रहा है। दिलीप, मैं आता हूं। लेट मी टॉक टू प्रिया फर्स्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आएगी। प्रिया, बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं अंसारी साहब की बातों से, आश्वासन से? जी नहीं सर, क्योंकि मैं साइबर कैफे से फॉर्म भरी ही नहीं थी। मैं घर से ही लैपटॉप से मेरा फॉर्म भराया था, तो मेरा आखिर डाटा लीक कैसे हो गया? बड़ी बात। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अंसारी साहब, जो सामने केस बैठा हुआ है, पोल खोल रहा है आपकी बातों की। मैं प्रिया जी को ये बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे संज्ञान में बात आई है, आपने देखा है कि मैंने चेतावनी भी निर्गत किया है। मैंने सभी स्टूडेंट से और उनके अभिभावकों से इस बात के आश्वस्त किया है कि अगर नहीं, ये आप अपने बयान से बदल रहे हैं। मैं जो प्रिया जी की आपने जो बात कही, प्रिया जी ने उसका काउंटर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि सभी छात्र, आपने कहा 99% लोग साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं, तो 99% नहीं भरते हैं। एक तो वो आंकड़ा आप गलत बोल रहे हैं लाइव टीवी पर बैठकर। अंसारी साहब, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। और दूसरी बात ये कि अगर एक भी छात्र के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है ना ये। नहीं, आप मेरी बात तो सुने। गलत कह देने से गलत क्यों नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, या आप किस आधार पे कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं? सुनिए, फिर से सुनिए, आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी देखिएगा। अंसारी साहब, आपने कहा कि 99% लोग साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं और साइबर कैफे से डिटेल लीक हो रही है। प्रिया कुमारी आपके सामने बैठी हैं, लाइव बोल रही हैं कि घर से उन्होंने फॉर्म भरा, उनकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो गई? अब मुझे बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रिया जी अपने घर से भरी होंगी। हमने ये कहा कि 100% लोग भरे होंगे। अरे जनाब, तो इनकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो गई, ये तो समझाइए ना मुझे। पब्लिक आपको देख रही है अंसारी जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में न टोकें। अगर हमने कहा है, हम प्रिया जी जैसे अनेकों छात्रों को मैंने सजेस्ट किया है कि जिस नंबर से आपको कॉल जाते हैं, आप साइबर आर्थिक अपराध इकाई, थाने और इवन की बीपीएससी भी से शेयर करें। अरे नहीं जनाब, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अंसारी साहब, आप आगे की बात कर रहे हैं, मैं पिछली बात कर रहा हूं कि प्रिया जी का फोन नंबर, प्रिया जी का रोल नंबर कैसे उस आदमी के पास आया। अगर बीपीएससी इन्वॉल्व नहीं है तो ये कैसे लीक हुई इंफॉर्मेशन, इसका जवाब दीजिए ना आप। ये जांच का विषय है। मैं आपको कह रहा हूं कि बीपीएससी से ये लीक होने की कोई संभावना नहीं है।
चलिए मैं सेक्रेटरी बीपीएससी कह रहा हूं, अगर कहीं से है तो वो हमसे शेयर करें। अगर है तो आप अपनी गलती मानेंगे? अगर ये शेयर हो जाए जांच में, तो क्यों नहीं मानेंगे? अगर ये जांच में साफ हो जाए, आप मानेंगे अपनी गलती, अपने विभाग की गलती? बिल्कुल बिल्कुल। सजा के लिए तैयार रहेंगे फिर आप? सजा की क्या बात है, पहले जांच तो होने दीजिए। मैं दिलीप के पास भी आऊंगा, कन्हैया जी के पास आना चाहता हूं। पहले कन्हैया जी, बीपीएससी का दावा आपने सुना, छात्रा की परेशानी आपने सुनी। कन्हैया सिंह, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप एक बड़ी कोचिंग चलाते हैं, ये क्या रैकेट है? ये क्यों नंबर लीक हो रहे हैं? क्यों टीआरई के छात्र जो हैं परेशान हैं? देखिए, इस तरह के कॉल मुझे लगता है कि अलग अलग जगह पे आते रहते हैं। कभी लॉटरी के नाम पे कि लॉटरी में आपको इतने पैसे आ जाएंगे, और कभी बीपीएससी के नाम पे इस तरह के कॉल आ रहे हैं। तो मैं विद्यार्थियों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कॉल पर ध्यान नहीं दें। आप बिहार के प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में आप जा रहे हैं, और आप इस तरह के कॉल पे कभी ध्यान नहीं दें। और इस तरह के कॉल के बेसिस पे हम बीपीएससी को कटघरे में नहीं शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये डेटा कहाँ से लीकेज हुआ। दो तरह से हो सकता है, या तो ठीक है साइबर कैफे से हो सकता है, या बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं। जो बीपीएससी में अपीयर होने वाले हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं। हो सकता है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहां पे ये मॉक टेस्ट दिए होंगे वहां से भी ये डेटा लीक हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से कि ये पूरे के पूरे एक सिंडिकेट है, एक पूरे के पूरे ठग ग्रुप है, जिसमें असामाजिक तत्व के लोग हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं से डेटा लेते हैं और फिर कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि डिफरेंट टीवी शोज के नाम पे ये लोग पैसा वसूलते हैं, और कुछ भोले भाले लोग, कुछ सीधे लोग, कुछ सीधे विद्यार्थी इनके बहकावा में आ भी जाते हैं। मेरे साथ तो दो ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हम मुझसे अधिक कानून को भी जानते हैं और साइबर क्राइम के तरीकों को रोकने का वो भी जानते हैं। दुग्गल साहब, पहली बात तो ये कि ऐसा फॉर्म भरा जा रहा है जो साइबर कैफ़े से, अगर मैं मान भी लूँ कि साइबर कैफ़े पर बैठ के भरा गया पवन दुग्गल जी, और वो कॉपी पेस्ट हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, इसको क्या रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है अगर आप पब्लिक प्लेस से कोई फॉर्म भर रहे हैं? देखिए, बेहतर तो ये होगा कि अगर आप पब्लिक प्लेस से फॉर्म ना भरें जी, लेकिन अगर आप भर रहे हैं तब आप इंश्योर करिए कि आप जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से भर रहे हैं उसके अंदर क्या आप अपना डेटा छोड़ के जा तो नहीं रहे हैं, उसके अंदर कोई स्पाईवेयर मैलवेयर तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, अगर आप सार्वजनिक तौर पर साइबर कैफे में जाएंगे, आप सोचेंगे कि नॉर्मल उनका कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है। उस कंप्यूटर में बहुत कंटेमिनेंट हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं, जो हो सकता है की लॉगर्स भी हों जो आपकी जानकारी को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हों। तो अगर इस तरह के सिस्टम्स पे अगर आप फॉर्म्स भरेंगे तो खतरा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर साइबर सुरक्षा का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत कम है। इसलिए हिदायत दी जाती है कि आप कोशिश करें कि आप अपना जो फॉर्म भरना है अपने डिवाइस से भरें, अपने कंप्यूटर से भरें, घर से भरें, दफ्तर से भरें, साइबर कैफे का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, हो सके तो आप जो फ्री वाईफाई की सेवाएं मिल रही हैं उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्री वाईफाई जो होता है वो असुरक्षित होता है। और जब आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो नेटवर्क पर कोई भी बैठा हुआ हैकर आपका डेटा ले सकता है, चुरा सकता है। ऐसा कोई सिस्टम बीपीएससी बना सकती है या परीक्षा लेने वाली एजेंसी बना सकती है कि आपकी डिटेल कॉपी ही ना हो, कहीं भी कॉपी पेस्ट ना हो सके इन्फॉर्मेशन जो है? देखिए, ऐसा सिस्टम बन तो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा, आपको पैसे लगेंगे, एक्सपेंडिचर लगेगा, और ऐसे कुछ सोल्यूशन हैं भी, लेकिन उसके लिए अगेन आपको बजट की आवश्यकता है। तो वो करेंगे या नहीं करेंगे वो आने वाली पॉलिटिकल विल की बातें हैं, जो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन हाँ, हम साइबर सुरक्षा पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन अथॉरिटी ज्यादा फोकस कर सकती है ताकि उसका डेटा सुरक्षित रह सके, और जो एग्जामिनीज हैं उनका डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित न जो किया छात्र सुन रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों या कहीं के भी हों, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होगी। जैन साहब, आपने पूरी कहानी देखी, पूरी बात समझी, क्या समझ में आ रहा है, कहाँ पर है लूप होल, कहाँ पर है लीकेज? जैसा दुग्गल साहब ने बताया, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूं कि डेटा देखिए कहीं से भी लीक हो सकता है।
मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। गयासुद्दीन अंसारी साहब कह रहे हैं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हो सकता है, जो साइबर कैफे हैं वहां से भी हो सकता है, जैसा अभी दुग्गल साहब ने कहा जो फ्री वाईफाई की सेवाएं देते हैं वहां से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये लोग तो इसी पे सर्वाइवल है इनका, और ये सब पता रखते हैं। ये पैसा भी देते हैं, फेंकते हैं पैसा। ये क्या पैसा देते ही नहीं है, पैसा फेंकते हैं कि कहाँ से ये सब रिकॉर्ड मिल सके, और फिर उस पर दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। डेटा ऑब्टेन करने वाले अलग लोग हैं, अलग गैंग है, और ये कॉल करने वाले ये अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। तो मेरा जैसा आपने दुग्गल साहब ने कहा, औरों ने कहा कि ऐसी कॉल्स को, कन्हैया सिंह साहब ने कहा ऐसी कॉल्स को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, और तत्काल इसकी सूचना संबंधित थाने को, साइबर क्राइम के जो थाने खुले हैं, बिहार में भी खुले होंगे, यूपी में तो हर जिले में खुला है, इन सबको तुरंत देनी चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, और उसके लालच में तो कतई नहीं आना चाहिए जी। जहां लालच में आए वहीं ठगी हो जाएगी। और इसी का जो फायदा उठाते हैं ये लोग जो आपको ठगी का लिए कॉल करते हैं, लालच दे लेते हैं कि आपके नंबर बढ़ा देंगे। दिलीप जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? मुझे वाइंड अप करना है डिस्कशन को, आगे चलना अगली कहानी की ओर। दिलीप, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी मैं सबसे पहले तो अंसारी सर को धन्यवाद देता हूं कि संभवतः बिहार के किसी भर्ती आयोग के पहले ऐसे अधिकारी हैं जो टीवी पे लाइव जुड़े हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे कि सर 270 अभ्यर्थी जो पेपर लीक में पकड़ाए थे TRE 3 में 15 मार्च को, जिसपे आर्थिक अपराध इकाई ने जिनको अरेस्ट करके जेल भेजा था, कोर्ट ने जेल भेजा, उन लोगों को अभी तक आपने प्रतिबंधित नहीं किया। यानी कि पेपर लीक में संलिप्त रहे, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे, और उनको आप परीक्षा देने का मौका दे रहे हैं, तो आप पे कैसे भरोसा कोई करेगा? जरा इसका जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं आप उसको प्रतिबंधित किए? अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? और पिछले साल जब दूसरा के बदला में दूसरा बैठा था उसको प्रतिबंधित किया गया। आपकी बात का जवाब 582 स्टूडेंट। ठीक है, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं अंसारी जी? उसको प्रतिबंधित किया। अंसारी जी जवाब दे दीजिए। जी मैं बताना चाहता हूं दिलीप जी को कि जितने लोगों ने TRE 3 के फर्स्ट फेज के जो एग्जाम्स हुए थे और जिसको आर्थिक अपराध इकाई ने पकड़ा था, उसका डिटेल्स उन्होंने हमको नहीं दिया, जबकि हमने उनसे मांगा भी है कि अगर आप उनका डिटेल्स दें ताकि हम अपने किसी भी एग्जाम से उनको प्रतिबंधित कर सकें। अच्छा। आपने देखा होगा कि हमने ये तरह की सूचनाएं मिलने के बाद तुरंत हमने एक अपना चेतावनी भी निर्गत किया। मैंने आर्थिक अपराध इकाई से एक एक चीज जो आप कह रहे हैं, अगर हमको कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो डे टू डे हम सरकार के अन्य एजेंसियों से भी संपर्क में हैं, और जो हमने अपने सिस्टम से जिन 57 लोगों को TRE 3 पुनर्परीक्षा में पकड़ा है उनको मैंने डिबार भी किया है। अभी हम कर रहे हैं, हमने अपने सारे एग्जाम से उनको मैंने डिबार किया है। आप जहां तक बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर अंसारी साहब, दिलीप जी, प्रिया जी और कन्हैया जी जो बिहार से जुड़े हुए आप चारों चेहरे हैं, आपका मैं खासतौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। आप आए सामने इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में, हमारी इस मुहिम में आपने साथ दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग जिनके पास अभी भी फ़ोन कॉल आने वाले होंगे। जी कन्हैया जी 10 सेकंड में बोल दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आपने हाथ उठाया इसलिए बोल रहा हूँ। कन्हैया जी, मैं विद्यार्थियों को एडवाइस देना चाह रहा हूं कि आप जिस सिस्टम में जाने वाले हैं उस सिस्टम पे बिलीव करें, और जो भी इसमें गलत होगा ट्रुथ बहुत जल्दी सामने आपके आ जाएगा। और सिस्टम पे बिलीव करें। DPSC बिहार सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। उम्मीद करना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वक्त की कमी है, माफ करिएगा। अंसारी साहब, कन्हैया जी, प्रिया जी और दिलीप जी, मैं आप चारों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े, आप सबका वक्त बहुत कीमती है, धन्यवाद वक्त देने के लिए। लेकिन दुग्गल साहब और जैन साहब मेरे साथ बने रहेंगे। कहानी अभी साइबर क्राइम फ्रॉड्स की आगे भी जारी। कुछ और कहानी आपको दिखाता हूं। OTP के जरिए पैसा निकालने का तरीका अब पुराना हो गया है, इसीलिए इन ठगों ने एक और रास्ता आजकल निकाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो एनी डेस्क का है, यानी आप अपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का एक्सेस आप दूर बैठे उस ठग को उसकी बातों में आकर सौंप देते हैं। कैसे होता है ये आपको दिखाता हूं।
उत्तराखंड के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद जोशी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए बैंक की वेबसाइट का सहारा लिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि बैंक की फर्जी साइट बनाकर साइबर ठग आम लोगों को ठगने का इंतजाम कर चुके थे। राजेंद्र जोशी से 1,88,000 रुपए इन ठगों ने इनके अकाउंट से निकाल लिए, इनके साथ धोखाधड़ी कर दी। देखते हैं। मेरे पास फोन आया और मेरे से उन्होंने पूछा, कोई ऐप के नाम लिया जो शायद मुझे अभी याद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ऐप आपके पास है। मैंने कहा नहीं है। तो थोड़ी देर में मेरे इस स्क्रीन पर और एक स्पॉट सा ब्लिंक करने लगा और मैंने उसे हटाने के लिए जब हटाया तो शायद मेरे स्क्रीन का कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने सबसे पहले मेरे अकाउंट पर मेरा मोबाइल नंबर चेंज करा और मुझे इस चीज की कोई सूचना नहीं मिली। और मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद SBI से मेरे दोनों खातों से लगभग 1,88,000 रुपए निकाल लिए गए। शाम को घर पहुंचने पर जब मुझे पता चला कि मेरे खाते से पैसा निकला है तो मैंने इसकी सूचना नजदीकी SBI पंतनगर में इसकी दी और उसके साथ ही रुद्रपुर में जो साइबर क्राइम का थाना है वहां पर इसकी सूचना, इसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखाई गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मेरा पैसा मुझे वापस मिला। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। जैन साहब, एक रिएक्शन मैं आपका जरूर चाहूंगा इस कहानी पर जो कि जोशी जी के साथ हुआ। क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था जैन साहब, क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं पाती ऐसे लोगों को, अमूमन देखा गया है। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में इतने केसेस हो रहे हैं, मुझे कोई आज तक लखनऊ में ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझसे ये ना कहा हो उसके पास 2-3 कॉल ना आई। वो अगर रिपोर्ट करते भी हैं, शिकायत करते भी हैं, थानों में भरमार हो रही है इस प्रकार की शिकायतों की। बिल्कुल ठीक बात। तो एक इसकी वजह से एक ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ प्रशिक्षण की कमी है। जो या तो मैंने इसका सजेशन दिया था कि या तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो हमारे साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशंस पे कुछ समय के लिए उनको संविदा पे रखा जाए, जिससे कि वो आगे ट्रेनर के रूप में औरों को ट्रेन कर सकें जी। और जब तक कि वो हो क्या रहा है कि एक थाने से एक दरोगा लिया, एक थाने से एक सिपाही लिया, उन्होंने कहा साइबर क्राइम का थाना बन गया। उनको कोई जानकारी नहीं है, बहुत मिनिमल जानकारी है और उससे इस प्रकार के केसेस को वर्कआउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केसेस प्रायः STF को दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट क्राइम्स हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट ठगी हो जाती है, और वो STF हर किसी केस को नहीं, लाखों की संख्या में आज की तारीख में इस प्रकार के फोन आ रहे हैं और ये बहुत चिंता आपने बिल्कुल ठीक कहा जैन साहब। आप मैं अपनी एग्जांपल से बता सकता हूं कि रोज ऑन एन एवरेज मैं कम से कम एक फोन नंबर को ब्लॉक करता हूं, रफली रोज इतने कॉल आजकल आ रहे हैं। और ये मैं समझ सकता हूं कि लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाना, उनको ठगी का निशाना बनाना या उनको लालच देना कितना आज की तारीख में सुलभ हो गया है। एजेंसीज क्या कर रही हैं, पुलिस प्रशिक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा जैन साहब ने, उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है इसको क्रैक कर लेने की। एक और मामला दिखाता हूं कि क्या हुआ। ये कहानी अब मुंबई की है। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। बड़े शहरों में साइबर ठगी का एक नया हथियार है डेटिंग ऐप्स। अगर आप भी ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी युवा हैं, डेटिंग ऐप पर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। झांसे में आने के बाद जब तक चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तब तक ये हो सकता है कि आपके अकाउंट से हजारों रुपए का चूना आपको लग चुका हो। डेटिंग ऐप से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ किसी कैफे में गया, वहां जाकर उसने खाना पीना किया, 20-25-30 हज़ार का बिल बना और अचानक उस बिल के भुगतान के समय पर लड़की वहां से गायब हो गई और लड़का फंस गया। डेटिंग ऐप्स स्कैम में कैफे मालिकों की भूमिका भी अब सामने आ रही है। मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं। मेरे सहयोगी सुनील सिंह की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। वो डेट पर बुलाएगी, होटल लेकर जाएगी, हजारों का बिल बनाएगी और फिर 9-2-11 हो जाएगी। अगर आप भी डेटिंग ऐप के जरिए किसी हमसफर की तलाश में रहते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए।
अब माया नगरी मुंबई में भी डेटिंग स्कैम के मायाजाल में युवा फंस रहे हैं। कुछ नजरें चुराकर सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी पहचान छुपाते हुए पूरे स्कैम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। 30 साल के इस नौकरी पेशा को गौर से सुनिए, जिसे 43,000 रुपए का चूना लग गया। मैंने अपना बिल भर दिया, मैं बैठा हुआ था। मुझे 2-3 बार बोली अच्छा बाथरूम जाना है क्या? मैं बोला भाई मेरे को नहीं जाना बाथरूम, मैं बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को अपना ये इतना ड्रिंक है, बहुत महंगी ड्रिंक है, अभी मैं आराम से पीऊँगा, ठीक है। तो बोली हाँ मैं बाथरूम जा रही हूँ। पर्स लेके जा रही थी। अभी मैं समझ गया क्यों पर्स लेके जा रही है। मैं फिर भी पूछा कि पर्स लेके जाने की क्या ज़रूरत? बोले टैम्पॉन है। बोले ठीक है जाओ। बाथरूम गई, वहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता था कि क्या प्रॉब्लम हो गया। ऐप के जरिए मिली लड़की सबसे पहले आपके साथ डेट पर जाने के लिए आपको राजी करेगी, फिर किसी एक खास होटल या पब में जाने की जिद करेगी। वहाँ जाने पर महंगी शराब, खाना और फायर शॉट्स जैसी चीज़ें ऑर्डर करेगी और फिर बिल आने के पहले या फिर आने के तुरंत बाद वॉशरूम या फिर कुछ और बहाने से वहाँ से निकल जाएगी। फिर आपके सामने होगा हज़ारों रुपये का लंबा चौड़ा बिल। अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है। एनडीटीवी ने ऐसे कई पीड़ितों से संपर्क साधा। लगभग सभी की कहानी एक जैसी ही निकली, पर ज्यादातर पीड़ित अपनी आपबीती और पहचान जाहिर करने से बचते रहे। लेकिन 3 पीड़ित अम्बोली पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत दे चुके हैं। बिल 24,000 का आया था, तो बिल देख के मैं तो बोला मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो उसने बोला फिर मैं बाहर जाके दोस्तों से बात करती हूँ और पैसे का बंदोबस्त करती हूँ। तो हम गए वहाँ से, तो वो बाहर गई और फिर वापस आई नहीं। तो मैंने कॉल किया, मैसेज किया, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। एक बार मैसेज आया उसका कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, तुम बिल जितना होगा उतना बताओ, उसका आधा मैं भर दूँगी। तो उसके बाद मैंने तो बोला, मैं वहाँ पे फिर उन्होंने वेटर्स को बोला मैंने कि मेरे पास पैसा नहीं है उतना। तो उतना उसने वेटर ने फिर मेरे को कॉलर से पकड़ा और मारने लगे। 2 वेटर थे वहाँ पे और तीसरा भी था शायद से, अभी याद नहीं है मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नीचे ज़मीन पे पटका और नीचे लात भी मारे। तो मैं वहाँ से कुछ भी करके बाहर निकला। तो बाद में वहाँ पे बाहर निकलते निकलते एक बड़ा मैनेजर आया, बुजुर्ग, थोड़ा 40-50 साल का होगा। तो उसके बाद जो मैनेजर आया वहाँ पे, उसने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ भी करके बिल तो भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना दारू पिया है, खाना खाया है और हुक्का मारा है। तो उसके बाद मैंने मेरे मामा को फ़ोन लगाया, तो मामा ने बोला कि जो भी होगा बिल भर दे और वहाँ से निकल ले। तो मैंने फिर उधर 13,000 बिल भरा और मामा ने और 6,000 रुपये भरा और फिर वहाँ से बाहर निकला मैं। उसके बाद मैं घर गया, जोमेटो पे देखा तो रेड रूम का मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो वहाँ पे सब स्कैम लिखा था कि जो भी गया था वहाँ पे उन्होंने बोला कि स्कैम है, जाओ मत कोई। समाज सेविका दीपिका नारायण भारद्वाज की इस पोस्ट ने कई पीड़ितों को आवाज दी। सबूत के तौर पर कुछ बिल और बयान भी सामने रखे गए और फिर ये पूरा डेटिंग स्कैम समझ में आया, जो दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हंगामा मचाने के बाद अब मुंबई पहुंच चुका है। दीपिका बताती हैं कि उनसे मुंबई के 7 पीड़ित युवा अब तक संपर्क कर चुके हैं। जब मेरे पास बहुत सारे लोगों की टेस्टमनीज आ गई तो मैंने इस चीज़ को एक्स के माध्यम से उठाया और मुंबई पुलिस से आग्रह किया कि इस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर ये यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। तो डीसीपी बांद्रा ने के ऑफिस से मुझे फिर उसके बाद कांटेक्ट किया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी विक्टिम्स हैं ये रिटन कंप्लेंट फाइल करें। तो एक रिटन कंप्लेंट 3 लोग अभी तक फाइल कर चुके हैं इस क्लब के खिलाफ। मुंबई में रिपोर्ट हो रहे ज्यादातर मामले अंधेरी इलाके के हैं, जो उनको भी सवालों में खड़ा करते हैं, क्योंकि पीड़ितों के मुताबिक कुछ चुनिंदा जगह हैं जहां डेट एक बड़े स्कैम में बदलती दिखती है। अगर कोई जेन्युइन लड़की होती, चलो शर्म के मारे कि भाई अच्छा गलती से बिल ज़्यादा हो गया, कुछ तो वो ऑफर करती। लेकिन सर ये तो स्कैम ही है, पूरा ही स्कैम है, सिंडिकेट है स्टार्टिंग से एंड तक। कुछ लोगों ने बिल पे डिस्काउंट लेने की ट्राई की, कुछ लोगों ने बोला भी कि यहाँ पे स्कैम है। तो जो मैं स्टोरीज सुन चुका हूँ और बाकी लोगों के साथ जो मैंने कनेक्ट किया उसके बाद, वो लोग सीधा धमकी देते हैं कि भाई या तो आपको मार के निकालेंगे या तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी, आपको पुलिस पे जाना पड़ेगा। अभी आदमी करे क्या। एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही एक पब का पक्ष जानना चाहा, तो पब की ओर से वकील यास्मीन वानखड़े ने बयान जारी कर बताया कि यह उस स्थान का जिम्मा नहीं है जहां ये घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि मालिक को व्यक्तिगत आधार पर ग्राहक से पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। पब और होटलों में जोड़ों का एक साथ आना सामान्य बात है, इसलिए होटलों और सार्वजनिक स्थानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
क्योंकि ये उनकी चिंता का विषय नहीं है। नहीं उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ग्राहक क्यों मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से घोटाले की जांच की जानी चाहिए और अगर इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो वास्तविक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर अम्बोली पुलिस ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो शिकायतों की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये एक संगठित अपराध से कम नहीं है। जानकारों की माने तो पबों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सेल्स टीम काम करती हैं, जिन्हें पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस टीम कहा जाता है। सेल बढ़ाने के लिए हैदराबाद, इंदौर और दिल्ली के पबों में डेटिंग स्कैम के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब मुंबई में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देखा आपने, डेटिंग ऐप के जरिए स्कैम हो रहा है, फ़ोन के जरिए स्कैम, डेटिंग ऐप के जरिए स्कैम। यानी जो फ़ोन आपके हाथ में है ये आज की तारीख में आपको फंसाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी विषय पर और बात करते हैं। मेरे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज जो कि पुरुष अधिकार कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। यास्मीन वानखेड़े जुड़ रही हैं जो कि वकील हैं। हमारे साथ पीड़ित भी इस पूरी कहानी के जुड़ रहे हैं। AK जैन साहब जो कि पूर्व DGP हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं। और पवन दुग्गल साहब मेरे साथ जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। शुरुआत मेरी पीड़ित से मैं करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते हैं। हम आपकी इस प्राइवेसी का सम्मान करते हैं और इस चर्चा में मैं आपको भाई साहब कह के संबोधित करूँगा। क्या हुआ था, किसकी गड़बड़ी थी और आपको किस पर शक है? सर जी, ये डेटिंग ऐप वगैरह पे तो मैं रहता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से जीवन साथी वगैरह पे भी हूँ, तो मिलता रहता हूँ लोगों से। मुझे जरा भी कोई गड़बड़ लगती है तो उससे तो मैं पीछे ही रहता हूँ। मुझे ये लड़की मिली, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उत्तराखंड से हूँ, अपनी बहन की शादी के लिए आई हूँ, थोड़े दिन के लिए हूँ, मैं कहा चलो मिलते हैं। अच्छा, और काफी डिसेंट, वैसे कहा जाए तो नॉट बीइंग ऑफेंसिव, पर सलवार कमीज में थी, अच्छे लिबास में थी, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये कह रही थी जी। ओके, और फिर यहाँ पे बुलाया और फिर मुझे उन लोगों का मोडस ऑपरेंडी समझ में आया। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कि यहीं पे मिलो ओशिवारा के बाहर, फिर वो बोलेगी कि अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे चलते हैं। हम कहे चलो कहीं और चले, तो बोलेगी कि नहीं मेरा पैर खराब, एक सिंपल रीजन। और उसके बाद आई हैव हैड सो मेनी इंसिडेंट्स, क्योंकि ये एक बार मेरे साथ हो चुका। आई वांट टू एक्सपोज दिस स्कैम डेफिनेटली। तो शी सीम्ड अ डिसेंट गर्ल, बोले कि नहीं मेरी बहन ने बहुत तारीफ की, अच्छी जगह है, ये पॉपलेट्स वगैरह तो जाते रहते हैं, यहाँ चलते हैं। नहीं तो भाई साहब एक चीज़ छोटे में समझाइए, क्या ये सब वो लड़की, वो रेस्टोरेंट, उसमें काम करने वाले लोग, क्या आपको शक है कि ये सब मिले हुए हैं आपस में? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, ये पूरा सिंडिकेट है। अच्छा। और ये एक जगह पे नहीं हो रहा, हर जगह पे हो। अच्छा। क्योंकि उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया जब, और उस दिन मेरी बदकिस्मती, मैं ऑफिस का लैपटॉप लेके गया था, मैं आधे उस पे आया, मैं समझ गया कि अच्छा ये कुछ इस तरीके का स्कैम हो रहा है मेरे साथ, आपको यहाँ फंसा लिया गया है, अभी आप जो भी मंगाएंगे उसका वो चार्ज कुछ अलग ही आने वाला है। मुझे आधे में समझ में आ गया, पर निकल नहीं सकता था, ऑफिस का लैपटॉप था उस दिन मेरे, बस बदकिस्मती से, वरना तो चलो। और प्रॉब्लम यही था, जो बिल आया मेरे पास, मुझे पता था कि अगर मैं पे नहीं करूंगा दे विल मैन हैंडल मी। आई ऑलरेडी न्यू दिस इज अ सिंडिकेट जी, ठीक है। जैसे ही मैंने बिल भर दिया, मुझे 2 बार वो लड़की ने पूछा आप बाथरूम जाएंगे, आपको बाथरूम जाना है? मैं बोला नहीं जाना है। तो मैं ओके, then she made an excuse to go to the washroom. I said okay. She took her purse along with her. I said why do you need the purse? Like, oh, it has tampons, so I cannot indulge in that. I already knew it's a scam. She went off from there. Right. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सब आपका जो शक है वो शायद I met that girl again. जांच में पता चलेगा भाई साहब। Another WhatsApp. I will come back to you. I will come back to you. Let me introduce other guests also. दीपिका हमारे साथ हैं। दीपिका, क्या है ये पूरा सब मिली भगत है? आपको क्या शक है? नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है सुमित। मैं इस तरह के स्कैम्स जो हैं, सिर्फ ये मुंबई का नहीं, मेरे
एक्सपोजे की वजह से इंदौर में एक क्लब बंद हो चुका है, जी। हैदराबाद में एक क्लब बंद हो चुका है। तो मैं ये एक्सपोजे पिछले कुछ महीनों से लगातार करती आ रही हूँ और ये बिल्कुल मिली भगत होती है। जो हैदराबाद में हम लोगों ने इसी तरह का जब सुमित एक्सपोजे किया, स्कैम का एक्सपोजे किया, तो जब पुलिस ने वहां पे दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पता किया कि लगभग 30 से 40 लड़कियां जो है एंगेज करके रखते हैं क्लब वाले। हर रोज उनका टारगेट होता है लड़कों को फंसाने का, चाहे एक या दो। उनको बकायदा बुलाया जाता है, वहां पे उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग और खाना एक्सपेंडिचर सब उनको पे किया जाता है इस क्लब के द्वारा, और ऊपर से एडिशनली पर डे जितना वो पैसा बनवा पाती है इस क्लब पे, उसके हिसाब से उनको परसेंटेज भी बहुत मिलती ही है। खतरनाक की तरफ आप इशारा कर रही हैं। यास्मीन को मैं लेके आना चाहूंगा। यास्मीन, ये एक अलग तरह का हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप करके आप ल्योर करके पैसे कमा रहे हैं। सर जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमको सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एप्लीकेशन और जो हम स्कैम होते हैं खुद, इनको हम पब्लिकली या पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक जगह पे, बहुत सारे कैफ सेंटर्स हैं, बहुत सारे पब्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। सबसे पहले हमको हमारा लॉ अलाउड नहीं करता है कि हम किसी कस्टमर या क्लाइंट या गेस्ट बोले हुए इंसान को हम उनका आईडी कार्ड पूछें। अभी जैसे उन भाई साहब, पीड़ित भाई साहब का मैं बयान सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये स्कैम था। तो उनको अगर पता है ये स्कैम था तो रिटालिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सिटीजन के लिए, हर एक अवेयर सिटीजन के लिए। लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन हम किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस को, होटल्स को या पब्स को टारगेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सबूत और एविडेंसेस ना हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो शक की बात कर रहा हूँ, और सबूत और एविडेंस तो पुलिस इकट्ठा करेगी, इसीलिए पुलिस अधिकारी मैंने बिठा रखे हैं। वो बताएंगे कि जांच कैसे आगे बढ़ेगी। साइबर क्राइम शुड बी वेरी, साइबर क्राइम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, लालच ही मुसीबत की जड़ है, लालच ही बला है। उस लड़के के मन में लालच आया होगा। वो मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, क्या लालच था ये वही बता सकता है। मैं आऊंगा आपके पास दुग्गल साहब, और पहले दुग्गल साहब के पास आना चाहता हूँ, फिर जैन साहब आपके पास आऊंगा। दुग्गल साहब, ये मामला क्राइम का ज्यादा लग रहा है इस पूरी कहानी में। ऐप का इस्तेमाल किया गया है ल्योर करने के लिए। देखिए, आज ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है जो हम देख रहे हैं। कोविड-19 के बाद और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इस तरह के नए अवतार हम लगातार अब देखते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को आंखें कान खुले रखने पड़ेंगे, ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज नए तरीकों से आपको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। पहले प्रलोभन दिया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, और फिर हकीकत कुछ और ही होती है। तो समझना हमें ये पड़ेगा कि आज इंटरनेट पे, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग हमारी जेब को टारगेट कर रहे हैं, हमारे को साइबर अटैक का शिकार बनाना चाहते हैं। एक बार इस तरह की जागरूकता हमारे पास आ जाए तो काफी हद तक हम इस उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल चुनौतियों से डील करने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। जी जैन साहब, आजकल बहुत से ऐप आ गए हैं जो आपको लॉटरी खेलने के लिए मजबूर करते हैं, गेम्स खेलने के लिए आपको लालच देते हैं, कुछ रुपए लगाइए, कुछ गेम खेलिए, आप जीत जाएंगे, और उसके जरिए आप अपने फ़ोन का एक्सेस, न जाने क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं उन अननोन लोगों को जो आपको ऐप पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि ये इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये तमाम साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो गए ये लोग, लीगल। बिल्कुल है। देखिए, इस समय बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ है। पहले वो जामतारा कहा जाता था, नू आया, पता नहीं कितने स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं इस कंट्री में, जहाँ थाउजेंड्स एंड लैक्स की संख्या में ये लोग हैं, लड़के लड़कियां, जो कि इस प्रकार के स्कैम कर रहे हैं। बहुत बच के रहने की जरूरत है। कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं रिसीव करनी चाहिए। मेरे एक दो रिलेटिव्स ने कॉल रिसीव की, उन्होंने कहा कि साहब आपका इससे अफेयर चल रहा है और ये चल रहा है। मतलब दे आर टारगेटिंग 80-year-old मैन हु इज रिलेटेड टू मी। वो उन्होंने मुझे फोन किया कि बस थोड़ी देर में वो पुलिस आ रही है, ये क्या तमाशा है, क्या हुआ। तो मैंने इमीडिएटली, क्योंकि नोएडा का केस था, मैंने इमीडिएटली कंसर्निंग SHO को, ACP सबको कहा। वो सब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब आप आने दीजिए, कोई आएगा नहीं वैसे। और ये है ना कि इसको पुलिस भी लाइटली लेती है, क्योंकि
they are getting hundreds of such calls every day from residents. ये जैसा अभी एक बात हो रही थी, मैं उस पर कहना चाहूंगा, यास्मीन जी भी हैं, कि होटल की ये काम नहीं है कि वेटर्स मारना शुरू कर दें। अगर कोई बिल पे नहीं कर रहा है, यू कैन इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन। आपको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पब के लोग हैं, चाहे जो भी रेस्टोरेंट के लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल उनको राइट नहीं है किस तरीके का गिरा के, जैसा अभी वो बता रहे थे, नीचे गिरा के लात से मार रहे हैं, कर रहे हैं। उसका मतलब है दे आर 100% पार्ट ऑफ द स्कैम, और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और वो दे शुड ऑल गो टू जेल। सब स्कैम बंद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ऐसे लोग जो क्राइम हाथ में ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कानून को तोड़ा है, मारपीट की है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ बातचीत करने के लिए। एक छोटी सी कोशिश थी NDTV इंडिया की आपको अवेयर करने की कि आप भी इस तरह के स्कैम का शिकार बन सकते हैं। सचेत रहिए, अवेयर रहिए। फ़ोन पे आने वाली हर चीज़ सच हो ये ज़रूरी नहीं है। सोच समझ कर अपने फैसले करिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में नजूल की जमीन से जुड़ा एक बिल योगी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि जब योगी सरकार के किसी विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधान परिषद ने पास ना किया हो। इस विधेयक का विरोध न सिर्फ विपक्ष कर रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के बड़े नेता भी इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझिए संवाददाता रणवीर की इस रिपोर्ट से। दबाव बनाकर बोलेंगे तो ये नहीं स्वीकार किया जाएगा। जिम्मेदारी है कि सब पर विचार करें। बुधवार को योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित करा दिया। गुरुवार को ये विधेयक विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया। तो उपरांत विक्रेता को दोषी पाए जाने पर जिला अधिकारी वाराणसी की अनुमति दिनांक 29 जून 2024 के अनुपालन में विक्रेता के विरुद्ध इसी एक्ट के अंतर्गत स्थानीय थाना जनसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 125/2024 दर्ज कराते हुए। लेकिन ऐसा शायद पहली बार होगा जब योगी सरकार का कोई विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में अटक गया हो। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में नजूल ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिसका कोई वारिस नहीं होता। ये ज़मीन राज्य सरकार के अधीन आती है और राज्य सरकार अपने विवेक से किसी को भी लीज या पट्टे पर दे सकती है। इस नजूल की ज़मीन से संबंधित विधेयक का यूपी में जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल योगी सरकार नजूल की ज़मीन का सार्वजनिक इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार की नीयत है कि ऐसी ज़मीनों को किसी व्यक्ति या संस्था के व्यक्तिगत इस्तेमाल में देने की जगह इन ज़मीनों का लोक कल्याण में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इससे जुड़े एक विधेयक का न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष से जुड़े सहयोगी दलों के विधायक भी विरोध कर रहे हैं। विपक्ष जो मांग कर रहा है वो गलत मांग कर रहा है। वो विधेयक का पार्ट ही नहीं था। जो विधेयक का पार्ट था उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे लीज एक्सटेंशन के, और वो माना गया, उसी दिन मान लिया गया। खन्ना जी ने मान लिया, सरकार तो मान रही है। सरकार तो सुझाव लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और यही योगी जी भी हमेशा कहते हैं कि सुझाव लो और चर्चा करो सदन में। मगर नारेबाजी कर रही थी विपक्ष, तो हमारे सुझाव पे उस पर उन्होंने सुझाव ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इससे चीजें बेहतर होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विधान परिषद में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की सिफारिश क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। यहाँ पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। इस विधेयक का सबसे पहले विरोध विपक्ष ने तो किया ही, लेकिन बीजेपी के विधायक हर्ष वाजपेयी और पूर्व मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसमें संशोधन की मांग विधानसभा में कर दी। इसके बाद बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक भी इस विरोध में कूद पड़े। विधायकों का दावा यह है कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो इसकी वजह से जिला और तहसील स्तर पर गरीबों का उत्पीड़न बढ़ जाएगा।
तो देखा आपने किस तरीके से यूपी के अंदर बीजेपी के ही बीच में दो धड़े इस वक्त इस खबर को लेकर दिखाई दे रहे हैं। आज खबरों की खबर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि, आपका सप्ताहांत अच्छा बीते। लेकिन आगे की खबरों के लिए अनंत आपके साथ आ रहे हैं।